प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आज हम आप लोगों को तत्सम एवं तद्भव शब्द पर चर्चा करेंगे। तत्सम और तद्भव शब्द होता क्या है उसको बताएंगे। तो उसको जानने से पहले एक बार आप शब्दों के भेद के बारे में जानना कि कोई पूछे शब्द के कितने भेद होते हैं तो दो ही मत बताना, तत्सम और तद्भव। शब्द के क्या होते हैं? अनेक भेद होते हैं और शब्दों का वर्गीकरण अनेक आधार पर किया जाता है। अब उस पर हम संक्षेप में चर्चा करते हुए आपको तत्सम एवं तद्भव शब्द पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आधार क्या होता है बताए ना कि शब्दों का भेद अनेक आधार पर किया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण अनेक आधार पर किया जाता है, जिसमें से पहला आधार क्या होता है? उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास का आधार। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास का आधार। दूसरा क्या है? व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर हम शब्दों के भेद बताते हैं। तीसरा रूप, प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। चौथा क्या है? अर्थ के आधार पर, जिसमें सबसे प्रमुख वर्गीकरण किसके आधार पर होता है? उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर होता है। तो इसके आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? 5। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी और पांचवा संकर शब्द। जिसमें से आपको कौन सा पढ़ना है? तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ना है, जिस पर अभी हम आगे आपको चर्चा कर रहे हैं। दूसरा आधार क्या होता है? व्युत्पत्ति, रचना या बनावट का आधार। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट का आधार। तो इसके आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? रूढ़, रूढ़ है ये, रूढ़। दूसरा यौगिक, दूसरा क्या है? यौगिक। और तीसरा क्या है? योग रूढ़। तीसरा योग रूढ़। कभी हम इस पर क्या करेंगे? आपको चर्चा करेंगे। आज हमको आपको क्या पढ़ाना है? तत्सम और तद्भव। तो संक्षेप में इस पर चर्चा कर दे रहे हैं, जिससे आपको एक कन्फ्यूजन न रहे कि शब्दों के केवल 2 भेद होते हैं। शब्दों के भेद अलग अलग आधार पर होते हैं। जैसे आपने देखा, उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद थे? उत्पत्ति के आधार पर आपके 5 भेद थे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। ऐसे व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर कितने भेद थे? 3। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तीसरा है रूप, प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। इसको हम रूप के आधार पर भी कह सकते हैं, प्रयोग के आधार पर भी कह सकते हैं और व्याकरणिक संरचना के आधार पर भी कह सकते हैं। तो इसको हम आपको बताए ना कि इसको तीसरा रूप के आधार पर भी कह सकते हैं, प्रयोग के आधार पर भी कह सकते हैं और व्याकरणिक संरचना के आधार पर भी कह सकते हैं। तो इसके आधार पर कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। इसके आधार पर भेद कितने होते हैं? 2। अविकारी और विकारी। रूप के आधार पर कितने भेद हुए? 2। विकारी और अविकारी। अविकारी में कौन आता है? अव्यय। अविकारी में कौन सा शब्द आता है? रूप के आधार पर आपको बताए कितने भेद हुए? 2 भेद हुए। पहला क्या है? अविकारी। अविकारी पहला क्या है आपका? रूप के आधार पर अविकारी। अविकारी। और दूसरा क्या होता है? विकारी। दूसरा क्या होता है? विकारी। जिसमें अविकारी में क्या आता है? अव्यय। आपको समास पढ़ाते समय बताए थे ना, विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। अविकारी मतलब जिसमें परिवर्तन ना हो। ऐसे शब्द जिसमें परिवर्तन ना हो वे क्या कहलाते हैं? अविकारी कहलाते हैं। और विकारी जिनमें परिवर्तन हो। तो इस आधार पर विकारी, अविकारी में कौन आता है? अव्यय आते हैं। अव्यय जानते हो ना? ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन या काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता वे क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। और विकारी, विकारी में कौन आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इस प्रकार रूप के आधार पर आपके 5 भेद हो जाते हैं। मुख्य तो उसको हम 2 ही भाग में बांट देते हैं, अविकारी और विकारी, जिसमें अविकारी में अव्यय आता है और विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आते हैं। आगे
आप देखना चौथा आधार क्या है, अर्थ का आधार। अर्थ के आधार पर भी हम शब्दों का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, शब्दों का भेद करते हैं। तो अर्थ के आधार पर सामान्य दृष्टि से तो दो ही भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। लेकिन इसके साथ साथ प्रमुख और भी भेद होते हैं। कौन? पहला क्या होता है, एकार्थी। पहला क्या होता है, अर्थ के आधार पर हम शब्दों का भेद करेंगे तो पहला क्या हो जाता है, एकार्थी। एकार्थी में कौन से शब्द आते हैं, ऐसे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, जो हर परिस्थिति में सिर्फ एक अर्थ देते हो, क्या कहलाते हैं, एकार्थी कहलाते हैं। दूसरा क्या है, अर्थ के आधार पर दूसरा क्या होता है, अनेकार्थी। दूसरा क्या होता है, अनेकार्थी। अनेकार्थी ऐसे शब्द जिनका क्या होता है, अनेक अर्थ होता है। ऐसे शब्द जिनके क्या होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं। जैसे उदाहरण आपको दें, उपसर्ग पढ़ाते समय मैंने आपको बताया भी था, शब्द क्या है, हार। शब्द क्या है, हार। अब हार का अर्थ देखना, हार के अनेक अर्थ होते हैं। हार का एक अर्थ क्या हो गया, गले में पहनने वाली माला। तो हार का दूसरा अर्थ क्या हो गया, पराजय। ठीक हुआ, हार का दूसरा अर्थ क्या हो गया, पराजय। आगे दूसरा भी उदाहरण आपको दें, क्या है, कर। अब कर का अर्थ क्या होता है, हाथ भी होता है। कर का अर्थ हाथी का सूंड भी होता है, उसको भी क्या बोलते हैं, कर कहते हैं। आगे कर का अर्थ टैक्स भी होता है, जिसको ब्याज। तो ऐसे शब्द अर्थ के आधार पर आपको बताया ना कि मूल तो हम क्या कह देते हैं, दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। लेकिन उसके साथ साथ और भी भेद होते हैं। जैसे आपको बताए एकार्थी, दूसरा क्या बताए, अनेकार्थी, फिर तीसरा समानार्थी या पर्यायवाची। समानार्थी या पर्यायवाची। चौथा क्या है, जो है विरुद्धार्थी, जिसको हम क्या कहते हैं, विलोम भी कहते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से भी चार प्रमुख भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विरुद्धार्थी। समानार्थी को हम पर्यायवाची भी कहते हैं। तो इस प्रकार शब्द के भेद क्या होते हैं, अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार से शब्दों का विभाजन किया जाता है, जिसमें हमको पढ़ना क्या है, उत्पत्ति का आधार। क्या पढ़ना है, उत्पत्ति का आधार। तो उत्पत्ति के आधार पर आपको बताए थे कितने भेद थे, 5, जिसमें पहला क्या है, तत्सम है। तत्सम और तद्भव आपको पढ़ना है। प्रसंग बस हम आगे भी तीनों पर क्या कर देंगे, चर्चा कर देंगे। तो सबसे पहले आप कौन सा देखना, तत्सम शब्द देखना, जो आपको पढ़ना है, तत्सम। अब तत्सम शब्द होता क्या है, तत्सम शब्द देखना। तत्सम शब्द दो शब्दों के योग से बना है, तत् और सम, जिसमें तत् का अर्थ क्या होता है, उसके, और सम का अर्थ क्या होता है, समान। यहाँ उसके शब्द किसके लिए प्रयुक्त है, संस्कृत के लिए। सर्वनाम है उसके ना, किसके लिए प्रयुक्त है, संस्कृत के लिए प्रयुक्त है। तत्सम का अर्थ क्या हो, उसके समान, अर्थात किसके समान, संस्कृत के समान। तो ऐसे शब्द जो हिंदी में किसके समान मिलते हैं, संस्कृत के समान मिलते हैं, वे क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। जो संस्कृत से कहाँ आए, सीधे संस्कृत से हिंदी में आए और आज भी हिंदी में संस्कृत के समान प्रयुक्त होते हैं, उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, वे क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। यहाँ जो दिया है उसको भी देखना, कहते हैं हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम का अर्थ कन्फर्म हुआ ना। तत् का अर्थ होता क्या है, उसके, सम का अर्थ होता है समान, अर्थात किसके समान, संस्कृत के समान। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि, वायु, माता, पिता, आकाश, पत्र, सूर्य आदि, ये शब्द क्या होते हैं, तत्सम। आप गलती कहाँ करते हो, तद्भव आपको परीक्षा में क्या आता है, तद्भव शब्द रहता है और उसका तत्सम लिखना रहता है, आप क्या कहलाते कर देते हो, उसका पर्यायवाची या समानार्थी लिख देते हो। जबकि समानार्थी और तत्सम में क्या होता है, अंतर होता है। तत्सम वे शब्द होते हैं जो
संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं और हिंदी में आज भी संस्कृत के समान प्रयुक्त होते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। आगे आप देखना तद्भव। तद्भव क्या होता है? तद्भव शब्द भी दो शब्दों से बना है, तत् धन भव। अब इसमें तत् का अर्थ क्या होता है? उससे, और भव का अर्थ होता है, यहाँ पर क्या दिया है? होना। भव का अर्थ होना भी होता है, भव का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न भी होता है। तत् का अर्थ क्या होता है? उससे, और भव का अर्थ क्या है? उत्पन्न। भव का अर्थ क्या है? उत्पन्न, अर्थात पैदा। अर्थात किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। यहाँ तद भी, तद क्या है? सर्वनाम है, किसकी जगह प्रयुक्त हुआ है? संस्कृत की जगह। तद्भव का अर्थ, तत् का अर्थ है उससे, भव मतलब उत्पन्न, अर्थात किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। अब ऐसे शब्द जो संस्कृत से तो आए हैं लेकिन डायरेक्ट संस्कृत के समान नहीं बल्कि उससे उत्पन्न हुए हैं, जैसे आपको उदाहरण दे, शब्द क्या होता है? बर्थडे होता है, कहते क्या हो? बर्थडे कहते हो। शब्द क्या होता है? बर्थडे, और कहते क्या हो? बर्थडे। तो बर्थडे समझो तत्सम हो गया और बर्थडे क्या हो गया? आपका तद्भव हो गया। अब बर्थडे तत्सम नहीं है, वो तो इंग्लिश का है, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऐसे जो संस्कृत शब्द से क्या हुए हैं? उत्पन्न हुए, वो क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। जैसे आपने ऊपर तत्सम में क्या देखा? अग्नि। एग्जाम्पल में क्या दिया था? अग्नि। अग्नि क्या है? तत्सम है, और अग्नि से क्या हो गया? आग। आग क्या है? तद्भव है। अब देखो शब्द का परिवर्तन कैसे होता है। हम अपनी सुविधा के अनुसार शब्दों को तोड़ मरोड़ कर प्रयोग करते हैं, और फिर मूल शब्द में और हमारे बोलने वाले शब्द में क्या होता है? परिवर्तन होता है। धीरे धीरे वही शब्द लोक में प्रचलित हो जाते हैं और वही क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में आपको दिया कि रूप क्या होता है? बर्थडे होता है, लेकिन हम शॉर्ट में उसको क्या कह देते हैं? बर्थडे कह देते हैं। अभी हमारे और आपके जनरेशन में अंतर हुआ, हम दीदी बोलते हैं और आप लोग दी बोलते हो, तो वो दी शब्द किससे पैदा हुआ है? दीदी से ही पैदा हुआ है। तो समझो दीदी क्या हो गया? तत्सम हो गया, और दी क्या हो गया? तद्भव हो गया। अब यहाँ पर देखना, हमारी जो हिंदी है किससे उत्पन्न हुई है? संस्कृत से उत्पन्न हुई है। हिंदी भी किससे उत्पन्न हुई? संस्कृत से। तो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी नहीं हुई, संस्कृत से कौन भाषा हुई? पाली भाषा। पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश की गोद से किसका जन्म हुआ है? हिंदी का जन्म हुआ। तो इतनी विकास यात्रा में संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम थोड़ा सा बदल कर करते हैं, शब्द वही रहते हैं, हम उपयोग की दृष्टि से क्या कर देते हैं? सुविधा की दृष्टि से शब्दों को थोड़ा उलट फेर कर प्रयोग में करते हैं, तो वही शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। तत् का अर्थ क्या होता है? उससे, और भव का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न होना। यहाँ भी देखो किताब में क्या दिया है? संस्कृत शब्दों से विकृत होकर, मतलब परिवर्तित होकर के बने शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। आपको बताया ना कि तत् का अर्थ क्या होता है? उससे, और भव का अर्थ होता क्या? उत्पन्न होना। जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, डायरेक्ट संस्कृत के समान नहीं है, संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे ही शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। यहाँ दिया है, हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, पर प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बहुत बदल गए हैं। आपको बताया ना, इतनी विकास यात्रा में इन शब्दों में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। अतः संस्कृत से यहाँ प्राकृत डायरेक्ट दे दिया, प्राकृत नहीं है। संस्कृत से पाली भाषा आई, पाली से प्राकृत भाषा आई, प्राकृत से अपभ्रंश आया, और अपभ्रंश की गोद से किसका जन्म हुआ है? हिंदी का जन्म हुआ। तो इतनी विकास यात्रा में जो शब्द में कुछ परिवर्तित हो करके शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वही शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण में दिया कि आग है, शब्द क्या है? आग। अब आग क्या है? तद्भव शब्द है। अब आग का आप अनल भी कर सकते हो, पर्यायवाची अगर पूछा, समानार्थी पूछा, तो आप यहाँ आग का पावक भी कर दोगे, गलत नहीं होगा। आपका आग का अनल, अनल
अनिल नहीं बेटा, अनिल कर दोगे तो वायु हो जाएगी। अनल, अनल मतलब भी क्या होती है? आग होती है। हुतासन मतलब भी क्या होती है? आग होती है। तो ये तो क्या हो गया? पर्यायवाची। लेकिन अगर कोई तत्सम पूछ रहा है कि आग का तत्सम क्या है, तो आग किससे पैदा हुआ है? आग का शब्द अग्नि से। किससे हुआ है? अग्नि से। तो तत्सम इसका अगर आप पावक लिख दोगे, हुतासन लिख दोगे तो गलत होगा। आग का तत्सम क्या होगा? अग्नि होगा। ठीक है। तो इस प्रकार हम आपको आगे की वीडियो में तद्भव और तत्सम के कुछ प्रमुख उदाहरण आपको देंगे, उसको आप लिखना और याद करना। तो इस प्रकार आज हम आपको तत्सम और तद्भव पढ़ाए, साथ में प्रसंग बस आपको अन्य भेदों पर भी चर्चा किए कि आप जानते रहो कि केवल तत्सम और तद्भव दो ही भेद नहीं होते हैं। कितने भेद होते हैं? अनेक आधार पर क्या होते हैं? शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। तो इसमें उत्पत्ति का आधार सबसे प्रमुख होता है और उत्पत्ति के आधार पर ही शब्दों के 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला तत्सम है, दूसरा तद्भव, तीसरा आपको प्रसंग बस चर्चा ही कर दे पांचों पर। तीसरा क्या होता है? देशज। तीसरा क्या होता है? देशज। देशज क्या होता है? ऐसे शब्द जिनका प्रयोग तो होता है लेकिन उनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता कि वो कहाँ से आए हैं, लेकिन दैनिक जीवन में हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दें, क्या होता है? कटोरा। एग्जाम्पल आपको दे दें, क्या है? कटोरा। अब कटोरा शब्द कहाँ से आया है पता नहीं है, लेकिन हम उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो ऐसे अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग तो नहीं होता है, जिनकी उत्पत्ति का पता तो नहीं है, लेकिन हम दैनिक जीवन में उनका उपयोग करते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? देशज कहलाते हैं। चौथा आपको बताएं, चौथा क्या है? विदेशी। चौथा क्या है? विदेशी। चौथा शब्द क्या है? विदेशी। जैसा कि आपको पता है कि हमारा भारत अनेक 700 वर्षों के लगभग क्या रहा? गुलाम रहा। तो इसमें अनेक जातियों का, जैसे अंग्रेज आए, मुगल आए, अनेक लोगों का शासन इस पे रहा, तो उनकी भाषा भी हमारी हिंदी में आई। उनकी भाषा भी क्या हुई? हमारे हिंदी में आई। हिंदी में आप देखोगे अंग्रेजी भाषा के प्रचुर शब्द मिलते हैं, तो अंग्रेजी ही नहीं है, अंग्रेजी के हैं, फारसी के हैं, तुर्की के हैं, बांग्ला के हैं। तो इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्द क्या हैं? हमारी हिंदी में मिलते हैं। तो ऐसे ही शब्दों को क्या कहा गया? विदेशी शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर तत्सम हुए, तद्भव हुए, तीसरा देशज, और चौथा क्या है? विदेशी शब्द। और पांचवा क्या आता है? पांचवा शब्द क्या आता है? संकर शब्द। पांचवा क्या आता है उत्पत्ति के आधार पर? संकर शब्द। संकर का अर्थ क्या होता है? मिला हुआ। अब दो शब्दों से मिला। अब दो शब्द ही नहीं, बल्कि वो दोनों शब्द क्या होते हैं? दो भाषाओं के दो शब्द केवल कहोगे तब तो वो तो रूप के आधार पर हो जाएंगे यौगिक। क्या हो जाएंगे? यौगिक। यौगिक में दो शब्द मिले रहते हैं। लेकिन यहाँ संकर का अर्थ क्या होता है? दो भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द, जिनमें दो शब्द हैं और दोनों शब्द दो भाषा के। जैसे एग्जाम्पल आपको दें, छायादार। क्या है? छायादार। अब यहाँ पर छाया शब्द क्या है? छाया शब्द संस्कृत का है और दार शब्द क्या है? फारसी का है। तो ये दो शब्द ही नहीं है, बल्कि दो भाषाओं के शब्द से मिलकर के बना हुआ शब्द है। इसीलिए ऐसे अनेक शब्द आते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बना है। जैसे रेलगाड़ी। रेल शब्द कहाँ से है? अंग्रेजी से, और गाड़ी शब्द कहाँ का? हिंदी का है। छायादार आपको बताया, छाया शब्द कहाँ का? संस्कृत से, दार शब्द क्या है? फारसी का है। तो इस प्रकार जो दो भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द होते हैं वे क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। तो मैंने प्रसंग बस चर्चा कर दी। आपको कौन सा शब्द पढ़ना है? तत्सम और तद्भव। आपके कोर्स में पढ़ना क्या है? तत्सम पढ़ना है, तत्सम शब्द पढ़ना है,
और तद्भव शब्द पढ़ना है, जिस पर मैंने आपको चर्चा की कि तत्सम क्या होता है, तत् का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ होता है समान, अर्थात संस्कृत के समान, जो एकदम सीधे संस्कृत से हिंदी में आए हैं और संस्कृत के समान ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो उससे उत्पन्न होते हैं। इतनी विकास यात्रा में जो उपयोग की दृष्टि से या सुविधा की दृष्टि से जो लोग शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर उसमें थोड़ा परिवर्तन आ गया है, विकार के साथ प्रयुक्त होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे शब्द क्या है, उज्ज्वल, ये क्या है, तत्सम है, और इसका तद्भव क्या हो जाता है, उजला। तद्भव क्या होता है, उजला। गर्दभ शब्द क्या है, गर्दभ, गर्दभ क्या है, तत्सम है, और इसका तद्भव क्या हो जाता है, गदहा। तद्भव क्या हो जाता है, गदहा। तो इस प्रकार से आपको बताए तत्सम जो ठीक संस्कृत के समान हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। और जो संस्कृत के शब्दों से बने हुए होते हैं, थोड़ा उनमें विकार होकर के उनका परिवर्तन होता है, वे तद्भव कहलाते हैं। इस प्रकार आज मैंने आपको शब्दों के प्रमुख भेदों के बारे में बताया, तत्सम और तद्भव पढ़ाया। आगे की वीडियो में हम आपको तत्सम और तद्भव के प्रमुख उदाहरण क्या करेंगे, भेज देंगे। धन्यवाद।